वेलकम टू आवर चैनल द एसआर एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा इसमें सवाल पूछा गया है ठीक उसी तरह से 2023-24 में भी पूछा जाएगा। हम लोग इससे अच्छा से तैयारी कर लेते हैं। चलिए आते हैं। सबसे पहले वाला सवाल में लिखा है 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। जैसे कि इससे पहले वाले सेट में भी हम लोग देखे हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 140 का हम लोग लगाते हैं 2 से। अगर इसके 2 से अगर लगाते हैं तो ये 7 टाइम्स में लग जाएगा। अगेन इसको अगर हम लगाते हैं 2 से, ये 35 टाइम्स में लग जाएगा। और लास्ट एक बार और लगाते हैं 5 से, तो ये 7 टाइम्स में लग जाएगा, यानी कि 2 2 5 7। देखते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है। 2 2 5 7, 2 2 5 7 ऑप्शन नंबर 1 पर, सॉरी बी पे। दूसरा सवाल पे देखते हैं, लिखा है किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, यानी दो संख्याएं दी हुई है ए और बी, जिसमें से इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम मल्टीपल होगा किसका। जैसे कि हम लोग जानते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पर उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होती है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहली संख्या मेरा ए है, दूसरी संख्या हमारा बी है, यानी कि ए और बी का अगर एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है, दोनों का मल्टीपल दिया है, तो क्या नंबर हो जाएगा, ए इंटू बी, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है 45 और 160 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए दिखाते हैं। तो एचसीएफ निकालने सबसे पहले क्या करते हैं कि 45 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 45 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से 160 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो देखते हैं इसमें एचसीएफ का मतलब हो जाता है हायर कॉमन डिफरेंस, जो कि 5 है और इसमें 5 है। दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसी को कहा जाता है एचसीएफ, यानी एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा 5। तो देखते हैं हम लोग आंसर, इसमें एचसीएफ जो है मेरा 5 है, एचसीएफ 5। आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है तो कौन सा कथन होगा। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। लिखा हुआ है 5 नंबर में, यदि बहुपद ये दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा गया है कि बताइए इसका गुणनफल अगर दिया हुआ है 8 तो इसका शून्य कितना होगा। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहले जो मेरा इक्वेशन दिया है, इक्वेशन को हम लिख दिए हैं। और इक्वेशन में देख सकते हैं ए का वैल्यू जो है वो आपका 1 है, बी का वैल्यू जो है वो -9 है, और सी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है ए। तो हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले लिख लिए हैं ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 9 और सी इक्वल टू ए। और जैसे कि हम लोग जानते हैं शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है कितना 8, और इसका फॉर्मूला होता है c बाय ए, यानी कि 8। हम यहाँ से देख सकते हैं c का जो वैल्यू है वो a है, यानी इसकी जगह पे a, और a का वैल्यू जो है 1 है, इक्वल टू करते हैं 8। यहाँ से a का वैल्यू कितना फाइंड होता है 8। अभी इस इक्वेशन में हम लोग a के जगह पे रख देते हैं 8, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसके बीच वाला टर्म को ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने पर ये 2 नंबर पे ब्रेक हुआ। अब ये ब्रेक होने के बाद ये दोनों का कॉमन निकालें, फिर इन दोनों का कॉमन निकालें, तो मेरे पास जो दो इक्वेशन बनाओ x माइनस 1 और x माइनस 8, यानी यहाँ से x का वैल्यू एक हो गया 1 और दूसरा हो गया 8, यानी कि इसका शून्य कितना हो जाएगा 1 और 8। देखिए लिखा होगा 1 और 8, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लिखा अल्फा और बीटा बहुपद इसके शून्यक हैं, तो बताइए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें मेरे पास बहुपद दिया हुआ है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें से हम लोग देख के बताते हैं a का वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होती है उसे हम लोग a कहते हैं, तो a दिया हुआ है। एक्स का जो नंबर होता है उसे b कहते हैं, और जो सिंगल होता है उसे हम लोग c कहते हैं। तो a b और c फाइंड हो गया। हम निकालते हैं सबसे पहले शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यानी
शून्यकों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे माइनस बी का फॉर्मूला देखते हैं तो बी का वैल्यू है 2 और ये फॉर्मूला का माइनस ये 1, यानी कि जो शून्यकों का योग है वो है -2। और अल्फा इंटू बीटा जो दिया है सी बाई ए, यानी कि सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, यानी कि कितना है 1। अब देखते हैं प्रश्न में बोला है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, चलिए एलसीएम लेते हैं, दोनों का नीचे का एलसीएम लिया, क्रॉस इंटू कर देते हैं। तो ऊपर अगर देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा जिसको हम निकाले हैं यहाँ पर -2 और अल्फा इंटू बीटा 1, दोनों डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा -2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपका -2। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ में दी गई आकृति के बहुपद शून्यकों की संख्या बताइए। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये x लाइन होता है और ये y लाइन होता है, और x लाइन पर जो कर्व खींची जाती है वो जितने जगह पर टच करती है वो उसका कहलाता है शून्यक। यानी अगर इस वाले ग्राफ में जो हम बनाए हैं, इस वाले ग्राफ में देखा जाए तो 1 2 और 3 4 जगह पर है, लेकिन इस वाला जो दिया हुआ क्वेश्चन है उस पर अगर हम देखते हैं तो 1 कटा है 1 2 3 और 4, यानी कि इसका विषय कितना हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और कह रहा है कि अगर ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये कंडीशन है, आप लोगों को इस तरह के कंडीशन के बारे में पहले वीडियो में अच्छे से बताया गया है, आप चाहे तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे बोला है a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2, वो भी इक्वल है c1 बाई c2, यानी कि सारा का सारा जो है इक्वल है, जिसे हम लोग कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसे संपाती हल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अनेक हल। आगे लिखते हैं, लिखा है यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 और 3x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 समांतर है, कैसा हल है देखिएगा समांतर हल है, तो कह रहा है k का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो शायद याद होना चाहिए, हम लोग पढ़े हैं कि अगर समांतर हल है इसका मतलब है कि कोई हल नहीं होगा। समांतर हल का मतलब कौन सा कंडीशन आता है a1 बटा a2, यानी इसका कंडीशन है a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2 का, b1 बाय b2 का, और इक्वल नहीं होगा c1 बाई c2 का। जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं, अब हम लोग इसको वैल्यू बैठाते हैं तो ये होगा ही नहीं इधर वाला साइड, तो हम लोग यहाँ पे बैठा के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बैठाते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो देखिए a1 का वैल्यू है 3 बाई b2 का वैल्यू है 2 इक्वल टू b1 का वैल्यू है 2k, ये आपका चला जाएगा 2k, और ये इक्वल टू के बाद इसमें अगर देखते हैं b2 का वैल्यू हो जाएगा 5। चलिए इसका सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका कितना चला जाएगा 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, और ये नंबर को अगर इधर ले आते हैं ये हो जाएगा 4, यानी 15 बाई 4 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू कितना आ गया 15 बाई 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह का सेम है। इसमें क्या बोला गया है 10 में कि k के किस मान के लिए इस वाला इक्वेशन और इस वाला इक्वेशन का कैसा हल होना चाहिए असंगत होना चाहिए। तो असंगत का भी उसी को कहते हैं, समांतर हल बोले, असंगत हल बोले, या कोई हल नहीं बोले, दोनों के लिए तीनों के लिए यही कंडीशन आता है। तो इसमें हम लोग ये बैठा के देखते हैं, a1 का वैल्यू है 8, यानी हम लोग देख सकते हैं इसका 8 बाई k, a2 का वैल्यू जो है वो k इक्वल टू होगा b1 5, और ये आपका दिया हुआ है 10। हम लोग इसको आंसर निकाल लेते हैं, कितने बार में कटेगा, ये आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का हम अलग से एक वीडियो बना देंगे सॉल्यूशन करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। लिखा है एक समीकरण युग्म इसका और इसका हल किस प्रकार का होगा। ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और हर बार के सेट में पूछा जा रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाला इक्वेशन का और इस वाला इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 तरीके से निकाल सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि भी होती है, विलोपन विधि भी होती है और वज्र गुणज विधि भी होती है, जो आपकी बुक में बताया गया है। हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, छोटा फॉर्मूला नहीं है, विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे होगा। विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मेरे पास ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है 5x + 3y = 4। दूसरा दिया है 3x - 2y = 10। तो करना क्या होता है कि इसके फर्स्ट वाला टर्म को इसके फर्स्ट वाला टर्म को इक्वल करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इसके जो फर्स्ट में जो नंबर है, इसके जो फर्स्ट में नंबर है यानी इक्वेशन 2 के जो फर्स्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसके फर्स्ट में जो नंबर होगा इससे अपोजिटली साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या किए हैं। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 × 5 हो गया 15, 3 × 3 हो गया 9 और 3 × 4 हो गया 12। और सेकंड इसको 5 से मल्टीप्लाई किए हैं 15, 10 और ये 50। तो ये फर्स्ट नंबर कैंसिल आउट हो गया, ये +9, ये +10 +19 और यहाँ पे 12 में से 50 चला गया तो -38, माइनस करने पर यहाँ पे y का वैल्यू जो है -2। ठीक है, अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी आप चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं। हम 1 में रखे हैं 5x + 3y = 4। 5x का वैल्यू पता नहीं है 3, y का वैल्यू निकाले -2 = 4, यानी 5x मल्टीप्लाई करेंगे -6, ये 4, ये -6 इधर आके प्लस हो जाएगा यानी कि 10 और y का वैल्यू हो गया, सॉरी x का वैल्यू हो गया 2, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2। तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -2। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए पिन चेंज कर लेते हैं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का। सेम है, आगे बोला है कि x के जगह पर कितना रखना है a, y के जगह पे कितना रखना है b और इस इक्वेशन को और इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिंपल है, आप वैसे ही सॉल्व कीजिएगा दोनों इक्वेशन को। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आपका a का वैल्यू होगा, जो y का वैल्यू आएगा वो आपका b का वैल्यू होगा। तो हम लोग क्या किए थे अभी बनाते समय, ये x और x यानी फर्स्ट नंबर को इक्वल करना था। तो यहाँ पे क्या है कि पहले से इक्वल दिया हुआ है, इसका अगर छोटा सा सॉल्यूशन अगर देखना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं x - y = 2 और दूसरा दिया हुआ है x + y = 4। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये -2y = -2, दोनों से कट जाएगा यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 1। अब x के जगह पे रख देंगे यानी समीकरण 1 का समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम एक में रखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो x माइनस रह जाएगा ये 1। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा प्लस यानी कि y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1, सॉरी x का वैल्यू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ 1, समीकरण 1 में बिठाओगे तो इसका आ जाएगा 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 11 की तरह ही है। ये 11 और ये जो 13 है वो सेम है, इक्वेशन भी सेम है और बताना भी सेम ही है। तो हम ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप लोग इसका खुद से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। जैसे कि हम लोग पहले के सेट में भी देखे हैं, द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि सॉल्यूशन के बाद x² का टर्म होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं हर एक इक्वेशन को, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा और दोनों तरफ से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा नहीं, इसमें नहीं आएगा द्विघात समीकरण।
इसमें बात करते हैं तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर इधर आएगा क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन इधर नहीं है, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, यानी कि दोनों तरफ से कट जाएगा, बचेगा कौन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्त मूल होने की क्या शर्त है। समान का मतलब होता है कि मूल एक जैसा होना चाहिए। आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से इसके बारे में बताया गया है कि मूल समान का मतलब होता है कि d का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। अगर d का वैल्यू 0 है तो मूल समान आएगा। d का वैल्यू अगर ज़्यादा है, d का वैल्यू अगर ज़्यादा है रहेगा, यानी कि ये साइन रहेगा ग्रेटर देन का, तो उसमें मूल जो है अलग अलग होगा, और अगर लेस देन होता है तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि द्विघात समीकरण का मूल समान होगा, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, d इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह निम्न द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का विविक्तकर निकाले। विविक्तकर का मतलब होता है आपको d निकालना है, तो d निकालने का फॉर्मूला देखिए, जैसे हम लोग पहले भी जानते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यही ना होता है फॉर्मूला में। चलिए b का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो b का वैल्यू यहाँ से -5 है, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है 1, और b का वैल्यू तो हो गया, और c का वैल्यू कितना है 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। 25 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि माइनस तो कर ही लोगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है, सेम है, द्विघात समीकरण, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका क्या निकालना है, विभेदकर। सेम इस तरह से ही है। अब इसमें करना है क्या है, a के जगह पर आप बैठाइए, b है ना, b की जगह कितना बैठाएंगे -2 -4 इंटू ए इंटू सी। यही सवाल को इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरह से। विविधता निकालने के लिए क्या बोला गया है, d निकालिए, और तो इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 से b का वैल्यू हो जाएगा -2, तो -2 का कर देंगे स्क्वायर, और ये तुम्हारा चला जाएगा -4 इंटू ए इंटू सी, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, और 1/3 है। चलिए इसको साफ साफ लिख देते हैं, d का वैल्यू जो निकाला जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है -2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस a का वैल्यू, सॉरी फॉर्मूला में क्या होता है 4 इंटू ए का वैल्यू है 3, और इंटू सी, तो सी का वैल्यू कितना है 1/3। ये 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा 4, 4 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि इसका विभक्ता कितना हो जाएगा 0। तो सेम सवाल है, देखिए 17 और 18 जो है एक ही जैसा है। 0 हो गया तो उससे पूछ रहा है कि मूल कितना होगा। तो आपको शायद मालूम होना चाहिए कि अगर d का वैल्यू 0 हो जाता है तो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है -b/2a। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला का माइनस, b का वैल्यू पहले से दिया हुआ है -2, यानी मिलकर कितना हो जाएगा +2, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, 1/3। आई थिंक समझ में आया होगा। तो 1/3 जो मूल निकलेगा वो दोनों होगा, यानी बी नंबर 1/3 दोनों ही। आगे देखते हैं, लिखा है यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का मूल समान है तो के का वैल्यू बताइए। मूल समान है इसका मतलब क्या होता है कि d का वैल्यू 0 है। मूल समान का मतलब क्या है, d का वैल्यू 0 है। जब भी कहा जाए मूल समान होता है यानी कि मूल एक जैसा होता है तो क्या लिखते हैं,
कि डी का वैल्यू 0 होगा। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी देखते हैं तो बी है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4ac, तो 4 ए का वैल्यू है आपका k और c का वैल्यू है 1 इक्वल टू 0। ये देखते हैं तो आपका ये 16 माइनस 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं ये -4 चला जाएगा तो कितना आंसर आएगा 4। आंसर 4। सॉल्यूशन कर लीजिएगा। लिखा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करना है तो ये सवाल हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं आपको बता देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इसके बीच वाला टर्म को ब्रेक करना है, 2 नंबर में ब्रेक करना है। इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बताया गया है। ये हम 20 नंबर का छोड़ते हैं। आप होमवर्क समझ लीजिएगा। अगर बनता है तो ठीक है, और नहीं अगर बने तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम उसको लेकर एक अलग से पिन करके वीडियो बना देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है कि ये जो दिया हुआ है एपी का सीरीज, इसमें पूछा गया ए कितना होगा और डी कितना होगा। ए माने फर्स्ट टर्म कितना है 3, और अगर निकालेंगे सार्वंतर यानी कि डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1 यानी कि 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर बी। अब लिखा है इसमें 22वां क्वेश्चन पे आते हैं। 22 में लिखा हुआ है कि ये एपी का सीक्वेंस दिया है और पूछा गया है कि बताइए इस एपी में कितने कौन सा पद शून्य हो। देखिए एपी जो है वो कम होते जा रहा है, 21 है, 18 है, 15, फिर आगे कम होगा, 12 होगा, और कम होगा, और कम होगा, और कम और कम होगा। तो कह रहा है कि कम करते हुए चलें तो यहाँ पर कौन सा इसका जो टर्म होगा वो आपका 0 होगा। यानी कि हमसे पूछा गया है कि an जो है वो कब 0 होगा। तो an का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू हो जाएगा 0। आगे देखते हैं a का वैल्यू दिया हुआ है कितना 21 है, प्लस n का वैल्यू माइनस पता नहीं है हमें -1 है, और d का वैल्यू इसमें निकालेंगे 18 में से 3 माइनस करके, तो आप देख सकते हैं आंसर जो इसका जो 3 आएगा -3 आएगा इक्वल टू क्या होगा 0। ये जो 21 है इधर आके यानी इक्वल टू इधर अगर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3, ये हो जाएगा आपका -21। ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, यानी हम देखेंगे तो n माइनस 1 जो है वो 7 आएगा, यानी ये माइनस जाएगा प्लस, यानी कितना टर्म होगा 8वां टर्म होगा। अब देख सकते हैं इसका 8वां टर्म। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। तो 23 में लिखा हुआ है कि 7 13 19 डैश 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 करते हुए 205 में कितने टर्म होंगे। तो सेम देखिए इसी तरह से है, पहले ये वाला हटा देते हैं, फिर बताते हैं कि आपको कितना है। ये भी निकालने बोल रहा है, वही सवाल है। यहाँ पूछा कौन सा टर्म उसका होगा, यानी n निकालना है, और इस एपी में से कितने पद हो गए इस पे भी n निकालना है। तो इसमें जो 205 दिया हुआ है ये आपका ये दिया हुआ है 205, और an का फॉर्मूला अभी बताया गया था, और सेम इसको आप निकालिएगा। कुछ सवाल जो इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, बस वैल्यू चेंज किया है, लेकिन कुछ भी और चेंज नहीं किया हुआ है, इसलिए इस सवाल को हम छोड़ रहे हैं। तो ये सब सवाल आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में लिखा हुआ 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 से कटने वाली 40 नंबर हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो 6 से कटने वाले पहले नंबर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 4 5 6 6 होगा, यानी पहला हो जाएगा आपका 6, दूसरा हो जाएगा 12, तीसरा हो जाएगा 18, इस तरह से सेक्वेंस बनता चला जाएगा। और निकालना कहाँ तक है,
40 तक निकालना, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए, तो पूछा गया है कि 6 से विभाजित प्रथम 40 पूर्णांकों का योग निकालना है। ठीक है, तो योग निकालते हैं। तो योग निकालने के फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। चलिए, n का वैल्यू है 40, 40 का आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 20। और यहाँ पे देखिए 2a, तो a है यहाँ पे 6, ये 2 हो जाएगा 12 प्लस ये 40 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 39। और इसमें से अगर देखेंगे तो ये d का वैल्यू 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 234। क्या किए हैं ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू है 40 जिसमें से आधा किया 20 हो गया 2a, तो a का वैल्यू जो है वो 6 है, 6 तो नहीं हो गया 12, या प्लस n का वैल्यू है 40, 40 में से 1 घटाए तो 39 हो गया, उसको गुना किए d से, d यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस है 6, तो है 234, जिसमें हम लोग को ये प्लस करना है जो नंबर दिया हुआ है 12। तो हम देखते हैं इसमें, तो ये आपका 20 और ये दोनों को अगर प्लस करते हैं तो आपका 246। अब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4920, 4920 देखिए कहीं आंसर होगा ऑप्शन सी में। ठीक है, क्वेश्चन 25 पे आते हैं। सभी डैश त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एबीसी त्रिभुज में ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है वो पैरेलल है, और यहाँ पे दिया हुआ है बी और डी, बी डी 7.2 और ए ई 1.8, 1.8, सी ई सी, ई और सी 5.4। तो कह रहा है ए डी फाइंड कीजिए। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए डी बाई बी डी ए ई बाई सी होता है। चलिए, इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालना है क्या है ए और डी का वैल्यू। तो ए डी बाई 7.2 इक्वल टू होना चाहिए 1.8 बाई 5.4। इसके पॉइंट पॉइंट सॉल्यूशन में खत्म हो जाएगा। 18 का 18, 18 या 54, ये आपका कितने बार में कट जाएगा, इसको और इसको 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये आपका रह जाएगा ए डी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना बच जाएगा 7.2। यहाँ पे देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 बाई 3, तो 7.2 बाई 3 को आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 7.2 को डिवाइड करते हैं कितना से 3 से, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 2.4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। लिखा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक अन्य भुजा के यदि किसी त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोण के क्रमशः बराबर है तो दोनों समरूप होगा किससे, एंगल से। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज सर्वांगसमता की कसौटी नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन दी हुई है वो सारा गलत है, क्योंकि ये भी सर्वांगसमता का कसौटी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो उसके क्षेत्रफल क्या हो सकते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दो समरूप त्रिभुज है उनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे। यह सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, मतलब
ये सवाल पे थोड़ा डाउट हो रहा है, तो इस सवाल को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है और क्वेश्चन भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भुजा दिया रहता है तो क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल दिया रहता है तो भुजा पूछता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है त्रिभुज का, तो ऐसा अभी तक नहीं दिया है। तो ये सवाल जो है मेरे हिसाब से ये पूरा सवाल नहीं है, आधा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका कोण जो है सी समकोण है, तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो आपको बताना, आप जानते भी हैं ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है और ये किस तरह का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें बोल रहा है समकोण भी है और समद्विबाहु भी, इसका जो है वो सी है, समकोण है, यानी कि यहाँ पे ए कर सकते हैं, यहाँ पे बी कर सकते हैं। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं कि ए बी का जो स्क्वायर होता है, फिर से सुनिएगा, ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज भी है, यानी एबीसी जो है वो समकोण त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज भी है, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण। तो समकोण है तो ये 90 डिग्री हो गया, और समद्विबाहु है यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, यानी AC की जगह पर हम BC लिख सकते हैं, BC की जगह पे AC लिख सकते हैं। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं ये जो भुजा है वो कर्ण है, तो कर्ण हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही ना होगा, BC का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि इसको हम रखते हैं तो AB की जगह पर BC लिख सकते हैं, BC की जगह पे AB लिख सकते हैं, यानी कि AB इक्वल टू, अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, AC को रहने देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, और BC जो लिखा हुआ है इसके जगह पे ये डाल सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये आप डाल देते हैं तो ये AC हो जाएगा। अब जरा देखिए AC AC कितना हो जाएगा, 2AC स्क्वायर, यानी AB इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। ABC में AB 7 है, BC 25 से और AC 25 से और BC जो है 24 से, तो B कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर टच करती है, तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर टच करती है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P की केंद्र से दूरी 17 है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए सवाल क्या पूछा है, बोला है कि एक वृत्त है, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, यहाँ से एक पॉइंट है, इसके P की स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 15 है और ये P मान लेते हैं, और इसके केंद्र की जो दूरी है, यहाँ से जो केंद्र की दूरी है वो दी हुई है 17, ठीक है, और पूछा गया है कि ये कितना होगा, यानी इसकी जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है वो कितना होगा। तो आपको मालूम होगा त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं R इक्वल टू कर्ण, तो इसमें कर्ण ये वाली भुजा है यानी 17 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे 17 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो 17 का स्क्वायर आप निकालते हैं, तो 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर आप निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो 17 का स्क्वायर जो हो जाएगा 289, तो 289 में से माइनस हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा कितना 64, इसको अगर रूट से निकालेंगे तो इसको निकाल के चेक कीजिएगा, तो आपको इसमें जो आंसर मिलेगा 17 का स्क्वायर जो बोले हैं आपका 17 का स्क्वायर 289, यहाँ लिखने का समय नहीं, जगह नहीं हो पा रहा है, 289 माइनस का करते हैं, आपका इसमें जो है 15 का है, तो 15 को निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 225, इसमें जगह नहीं हो पा रहा है, 225
दोनों को माइनस करने के बाद जो है 64 आ रहा है। 289 माइनस हो जाएगा आपका 225 जो कि 64 है, और 64 को अगर हम लोग रूट से निकालते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जो है 8 कर लीजिएगा। लिखा है यदि टीपी और टीक्यू के दो से वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हैं, सवाल समझिएगा। एक वृत्त है और टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं, यहाँ से देखिएगा इस तरह से स्पर्श रेखा और इस तरह से स्पर्श रेखाएं हैं, और यहाँ पे टी है, यहाँ पे पी है, स्पर्श रेखा जो है वो पी और क्यू है, ये केंद्र है। और पूछा गया था स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार से है कि पी ओ क्यू, यानी कि ये इसकी त्रिज्या बनती है, और ये दिया हुआ है आपका पी ओ क्यू 100 डिग्री। तो पूछा गया है टी पी टी क्यू, यानी कि ये एंगल जो है आपका कितना होगा, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों एंगल यानी जो अपोजिट जो डायरेक्शन एंगल में है, यानी इन दोनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। जो आपका ये दिया हुआ है 110, तो ये कितना हो जाएगा आपका 70। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये 70 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक बिंदु पर करती है। लास्ट अगर हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 120 केंद्रीय कोण और त्रिज्या कितना है और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई और स्क्वायर इंटू में। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 120 बटा 360, और पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है, यानी कितना होगा 22 बटा 7। और आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 इंटू 7। चलिए हम यहाँ से सॉल्यूशन छोड़ते हैं, बाकी आप लोग यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद आपको इस चारों में से एक आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 34 पे, आप लोग चेक कर सकते हैं और कमेंट में बताइएगा किस तरह का आंसर होगा इसमें चारों में से। एक वृत्त के चतुस्थान का क्षेत्रफल ज्ञात किए जिसकी परिधि जो है 22 सेंट दिया हुआ है। देखिए इसका आंसर देखिए, यहाँ पे एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है 22, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर जो कि दिया है 22, 2 इंटू 22 बटा 7 हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। आर इक्वल टू अगर हम देखते हैं तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 22 नीचे 7 चला कटने पर 7/2। चतुस्थान का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 22 बटा 7, आर 2 बार हो गया, एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं 2 1 टाइम्स में कट गया, 11 टाइम्स में, यानी कि 11 बचा, 7 बचा, नीचे 4, और आंसर जो है आपका 77.77/8 है। काटने छाटने पे आंसर जो है 9.625 आएगा। आंसर देखते हैं 9.625, 37 का आंसर देखते हैं 92625, ये आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे लिखा है अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है। एक जो पूरा वृत्त होता है उसका जो एंगल बनता है 360 बनता है, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। तो यहाँ पे दिया नहीं है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना है तो इसका दीर्घ वृत्त क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। हमसे पूछा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है जिसका वृत्तखंड, छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है। जैसे ये एक वृत्त है, इसका छोटा एक खंड है, छोटा इस तरह का एक वृत्त बना हुआ है, इस तरह से एक छोटा बना है, इसका दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि बड़ा वाला का एरिया कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे वो देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें से छोटा वाला को हटा देंगे, मेरा आंसर आ जाना चाहिए।
तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और उसमें माइनस कर देंगे जो मेरा दिया हुआ है 22 बटा हो जाएगा ये आपका 7, और आर का वैल्यू जो है आपका दिया है 7 गुना 7, एक 7 से एक 60 कट गया, -12 भी है, तो 22 गुना 7 15, 154 माइनस 12, तो 154 में से 12 माइनस कीजिए और इसमें से आंसर आ जाएगा 154 में से माइनस कर देंगे आपका 12, जो कि आंसर जो 142, ऑप्शन नंबर जो है बी में है। लास्ट सवाल पे आते हैं। लिखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई निकालिए। चलिए देखते हैं। चाप की लंबाई निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप देखिएगा इधर। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। क्या होता है? थीटा दिया हुआ है आपका 60 बटा 360 गुना 2 गुना 22 बटा 7 गुना 21। चलिए काटते हैं। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचा क्या? 22। देखिए इसका आंसर जो है 22 सेंटीमीटर। उम्मीद है सारा सवाल समझ में आया होगा। जो जो सवाल हम छोड़े हैं, अगर उसमें से कोई भी सवाल नहीं बनती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उन सारे सवालों को पहले कैच करेंगे, उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। थैंक यू।